Namaskar and welcome back to the channel. So we're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. We were covering the chapter called Biochemical Aspects of Copper Metabolism, and we have come to the topic called blood copper. So let's continue. Since this book was first published in 1959, it contains information till 1940s and 50s only. So yes, तो ऑथर का इंट्रोडक्टरी लाइन ब्लड कॉपर में ये था कि उस वक्त ब्लड कॉपर की जनरली जो रेंज थी वो रिकॉग्नाइज की जाती थी, या जो वैल्यू थी वो नॉर्मल वैल्यू रिकॉग्नाइज की जाती थी, अबाउट 100 माइक्रोग्राम पर 100 ml. इवन दो कुछ ऑथर्स उस समय के उन्होंने इससे हायर फिगर्स ऑब्टेन की थी अपने एक्सपेरिमेंट्स में या अपने कलीग्स के एक्सपेरिमेंट्स में. बर्न एंड कुंटल उन्होंने जो फिगर्स ऑब्टेन की थी वो 40 माइक्रोग्राम एंड 80 माइक्रोग्राम पर 100 ml था इन पेशेंट्स में ऑब्टेन की थी. और कौन से पेशेंट्स में? जो सफ़र कर रहे थे हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन. और इसके अलावा भी एक फ्यू ओरिजिनल रिजल्ट्स जो है क्वांटिटी ऑफ कॉपर के इन ब्लड में, ब्लड सीरम में बेसिकली बहुत सारे पेशेंट्स में जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उन्होंने खुद देखे, वो सिमिलर रेंज में देखे या सेम रेंज में देखे. और इस चैप्टर के ऑथर का नाम है मिस्टर J.N. क्यूमिंग्स. उसके बाद एक नेफ्रोसिस ही ऐसी कंडीशन थी जिसमें प्रोटीन कंटेनिंग कॉपर जो है प्रेजेंट होता है यूरिन में, और लो फिगर्स जो है मिली ब्लड सीरम में या शायद यूरिन में, इट्स नॉट स्पेसिफाइड हियर. तो कोई पेशेंट ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से तब तक नहीं मिला था जिसको सीरम में लो कॉपर मिले. टेबल 3 जो है इन्होंने पब्लिश की है यहाँ पे, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हुए हैं अबाउट द टाइप ऑफ कॉपर लेवल टू बी एक्सपेक्टेड इन द ब्लड. उस वक्त तक एक और चीज़ पता थी, ये पता थी कि ब्लड में जो कॉपर होता है वो एक फर्मली बाउंड होता है या फर्मली बंधा हुआ होता है एक प्रोटीन के साथ. टॉमसन ने ये दिखाया था कि एक एक्शन ऑफ एसिड जो है नेसेसरी है ताकि वो कॉपर उस प्रोटीन से रिलीज हो सके. लेकिन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर यानी 2 to 5% ब्लड कॉपर ऐसा भी होता है दैट इज नॉट बाउंड टू प्रोटीन, एंड उस वक्त उसका नाम रखा गया डायरेक्ट रिएक्टिंग बाय गबलर. उस वक्त जो रिसर्च वर्कर्स थे उन्होंने ये फाइंड किया कि एक इंक्रीज इन ऑफ दिस डायरेक्ट रिएक्टिंग कॉपर इन पेशेंट्स विद हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन इज प्रेजेंट. अब 1948 में एक रिसर्च हुई पिग्स और प्रेग्नेंट विमेन में. ये रिसर्च की हॉलनबर्ग एंड लॉरेल ने, और हॉलनबर्ग ने ये 1948 में और लॉरेल ने ये 1951 में की. और उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की ब्लड कॉपर ऑफ प्रोटीन्स इन पिग्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन. और उन्होंने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया कि एक फेयरली प्योर ब्लड कॉपर प्रोटीन ब्लू इन कलर जो है प्रेजेंट होता है. और साथ में उन्होंने शो भी किया कि कॉपर इन दिस कंपाउंड वाज bound firmly to alpha 2 globulin, and this compound had a molecular weight of about 150,000. उन्होंने साथ में ये भी शो किया कि कॉपर ग्लोबुलिन जो है एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी पोजेस करता है, और उसमें ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडेज व्हेन पैराफिनाइल एनिडियामीन is used as a substrate or was used as a substrate. थॉमसन और वॉटसन ने 1949 में केमिकल मेथड्स यूज करके ये शो किया कि उन्होंने सेपरेट किए बेसिकली ब्लड प्रोटीन्स को, और उन्होंने ये शो किया कि कॉपर वाज इन फैक्ट बाउंड टू गामा बीटा एंड अल्फा ग्लोबुलिन्स. एंड लेटर ये फाइंडिंग और भी लोगों द्वारा कंफर्म की गई. तो जनरल तौर पे ये कंफर्म किया गया कि 20% जो प्रोटीन है वो बाउंड होता है गामा से, 40% बाउंड होता है बीटा से, एंड जो 30% है वो बाउंड होता है अल्फा ग्लोबुलिन से. और ये तीनों टाइप्स के ग्लोबुलिन से रिस्पेक्टिवली बाउंड होके वो ब्लड में रहता है. एक टेक्निक की एप्लीकेशन से ये ब्लड में दिखाया गया, और स्पेशली इन केसेस ऑफ हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन में एक सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले उस वक्त के रिसर्च वर्कर्स को कि 4 केसेस में वर्चुअल एब्सेंस दिखी ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन कॉपर
एक केस में एब्सेंस दिखी बीटा ग्लोबुलिन कॉपर की और एक केस में एब्सेंस दिखी अल्फा ग्लोबुलिन कॉपर की। उसके आगे जो रिसर्च हुई या केसेस स्टडी किए उसमें भी वेरिएबल रिजल्ट्स मिले और जिनमें बेसिकली फोकस करा था डिमिन्यूशन ऑफ कॉपर बाउंड टू ईच ग्लोबुलिन। साथ में ये भी नोटिस किया गया कि जो टोटल अमाउंट ऑफ कॉपर जो बाउंड था हर ग्लोबुलिन के साथ उसका टोटल करते थे वो 100% से कम था, 100% ऑफ द टोटल सीरम कॉपर से कम था। Figures of 30 to 40% of lost copper have been obtained, and this represents the amount of direct reacting copper which is associated with albumin fraction. Direct reacting copper था वो जो lost था और albumin fraction से associate किया जा रहा था. So that was it for the heading called blood copper in this chapter. Next we'll be covering the oxidase activity, and further we'll be covering the copper metabolism. So that's it for today. So thank you for staying on this channel. Please like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.